एक आम हिंदुस्तानी लड़की पढ़ लिख कर बड़ी मुश्किल से एक नौकरी हासिल करती है, दफ्तर जाती है, ऑफिस में उसे नए लोग मिलते हैं, नया बॉस होता है, नया माहौल होता है। लेकिन गंदी सोच शायद यहां भी लड़कियों का पीछा नहीं छोड़ती। तभी तो 13 साल तक देश को अपनी खोजी पत्रकारिता से हिला देने वाले तहलका के संपादक तरुण तेजपाल पर बेहद संगीन इल्जाम लगा है। इल्जाम अपने ही दफ्तर में काम करने वाली एक लड़की के यौन उत्पीड़न का। इस बड़ी खबर के बाद सवाल ये उठा है कि आखिर दफ्तरों में लड़कियां कितनी महफूज हैं। तो तरुण तेजपाल पर लगे आरोप उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली लड़की उनकी बेटी की दोस्त है। जरा सोचिए, बेटी की उम्र की लड़की जो तरुण तेजपाल के दफ्तर में काम करती थी, उसके यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है तहलका के जाने माने संपादक पर। बेशक तरुण तेजपाल ने माफी मांगकर खुद को 6 महीने के लिए संस्थान से अलग कर लिया हो, लेकिन मामला सियासी रंग ले चुका है। गोवा सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, महिला आयोग हरकत में आ गई है। अब सवाल सिर्फ एक महिला पत्रकार का नहीं है, सवाल है देश के दफ्तरों में काम करने वाली लाखों महिलाओं का। देश की लाखों बेटियों से जुड़ा यह सवाल है। सवाल यह है कि दफ्तरों में लड़कियां या फिर महिलाएं कितनी महफूज हैं। सवाल यह है कि सबसे बड़ी अदालत की गाइडलाइंस के बावजूद दफ्तरों में यौन शोषण के मामले थम क्यों नहीं रहे हैं, और इन नियम कायदों का कितना पालन होता है दफ्तरों में। सवाल तो यह भी है कि वो गंदी सोच कैसे बदलेगी जो घर से दफ्तर तक लड़कियों का पीछा करती रहती है। बात करेंगे हम हर पहलू पर। तरुण तेजपाल ने पिछले हफ्ते मुझसे 2 बार छेड़खानी की। मेरी दोस्त के पिता और जिसका मैंने बरसों तक सम्मान किया, उसी ने मेरा यौन शोषण किया। शनिवार शाम तरुण तेजपाल ने मुझे एसएमएस किया कि तुमने नशे की हालत में हंसी मजाक को गलत समझा, लेकिन नशे में कोई किसी के साथ वो सब नहीं करता जो मेरे साथ हुआ। तरुण तेजपाल कम से कम मुझसे लिखित माफी मांगे और पूरे संस्थान में इस माफीनामे को सार्वजनिक किया जाए। पीड़ित के ईमेल के बाद तरुण तेजपाल ने मैगजीन की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को माफीनामा भेजा। मैंने बिना शर्त अपने बुरे बर्ताव के लिए उस महिला पत्रकार से माफी मांग ली है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी और प्रायश्चित करना होगा। मैं अपने सारे सहकर्मियों से माफी मांगता हूं और 6 महीने के लिए संपादक पद से हट जाता हूं। इस ईमेल को मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी ने तहलका के दफ्तर में सहकर्मियों को सुना दिया। क्या हुआ है? अपॉलॉजी हैज बीन गिवन, द एडिटर हैज स्टेप्ड डाउन। आपको लगता है ये एक्शन नहीं है? But don't you think there should be a criminal investigation instead of an insider? Are you the aggrieved party? तरुण तेजपाल का माफीनामा ऐसा था जिसमें वो खुद गुनहगार और खुद मुख्तार की भूमिका में है। लिहाजा जासूसी कांड में फंसी बीजेपी को भी मौका मिला और बाकी सियासतदानों को भी। जी, मैं खुद महिला पत्रकार रही हूँ बहुत सालों से, और ये सब चीजें होती हैं। क्या क्या यंग लड़कियों को गुजरना पड़ता है, किस तरह की बातें होती हैं। एक तो ऑफिस का माहौल होता है, जिस तरह की गंदी बातें होती हैं, जिस तरह से एक पूरा मेल बॉसेस होते हैं वो किस तरह से ट्रीट करते हैं, वो सब महिलाएं जानती भी हैं, बाकी लोग भी जानते हैं, लेकिन आवाज उठाना बहुत मुश्किल होता है। जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, तुम ही फंस गए दास्तां कहते कहते। तो जो जिस दास्तां को आप बताते थे, नैतिकता की दास्तां, देश को नैतिकता का पाठ, उसमें कहीं न कहीं आप खुद उलझ गए। इन मामलों की ठीक से छानबीन होनी चाहिए, बस इतना हमारी तरफ। और जिस लड़की ने आरोप लगाया, किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कोई दखल नहीं दे सकता। मामले को तूल पकड़ता देख महिला आयोग भी हरकत में आया। तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि जिसके खिलाफ आरोप है वो खुद ही आरोप को तय कर रहा है और पनिशमेंट भी अपने आप को कर लिया है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, और उसके ऊपर जो पनिशमेंट होती है वो कोर्ट तय करते हैं, कोई व्यक्ति नहीं तय करता। वहीं यौन उत्पीड़न के आरोपी तरुण तेजपाल के खिलाफ गोवा पुलिस की जांच भी शुरू हो चुकी है, लेकिन ये ऐसा मामला है जिसने दफ्तरों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कार्यस्थल पर सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा केस में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ गाइडलाइंस तय किए थे, जिसके मुताबिक शारीरिक संपर्क या अश्लील हरकत करना, अश्लील साहित्य, एसएमएस, एमएमएस या वीडियो क्लिपिंग दिखाना, महिला कर्मचारी पर मौखिक टिप्पणी करना, महिला कर्मचारी के शरीर के किसी भी अंग को छूने पर फोन पर अश्लील बात करना अपराध माना जाएगा। तेजपाल मामला बताता है कि ये गाइडलाइंस तहलका समेत देश के कई दफ्तरों की जमीन पर उतरे ही नहीं।
इस कार्यक्रम में 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सोशल एक्टिविस्ट बीना रमानी मेरे साथ मौजूद हैं, अंजलि मिश्रा है मेरे साथ जो एक एमएनसी में एचआर हेड रह चुकी हैं और अब अपनी एचआर आउटसोर्सिंग कंपनी चलाती हैं, और साथ ही मेरे साथ वरिष्ठ वकील बरनाली बसाक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहला सवाल मेरा अंजलि आपसे है, क्या ये आज एक बड़ी सच्चाई है कि दफ्तर में भी महिलाएं महफूज नहीं है? रुमाना सुनने के बाद मुझे बहुत शॉकिंग लगा है कि लड़कियां पहले तो सड़क पे सेफ नहीं थी, अब ऑफिसेज में भी सेफ नहीं। जी अंजलि, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, आवाज मिल रही है। ये कहना कि लड़कियां जो हैं दफ्तरों में कहीं बाहर के से कंपैरेटिवली कम सिक्योर हैं या ज्यादा एक्सपोज हैं टू डेंजर, सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक ऑफिस एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे मेल एंड फीमेल कोलीग साथ में आते हैं, काम करते हैं, लोगों में दोस्ती हो जाती है, इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स डेवलप होती हैं, जिसमें अक्सर इंटेंडेड और अनइंटेंडेड एक्शंस ऐसे हो जाते हैं जो सेक्सुअल हरासमेंट की गैम्बिट में आते हैं। और दूसरी चीज जो एक वर्क प्लेस में होती है कि वो एक जगह है जहाँ पे एक हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होती है, एक अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कभी कभी इस अनइक्वल अथॉरिटी का लोग गलत फायदा, नाजायज फायदा भी उठाते हैं। बिल्कुल, लेकिन बीना रमानी, क्या ये एक बहुत ही काला सच नहीं है, कि एक बहुत ही काली तस्वीर नहीं है जो उभर कर सामने आ रही है? अंजलि का ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि बाहर जितना खतरा है उससे कहीं ज्यादा खतरा दफ्तर में है। सवाल तो ये होना चाहिए कि कम से कम हम कहते हैं कि सड़क पर महिला महफूज नहीं है, घर की चारदीवारी में, दफ्तर की चारदीवारी में तो हम उसको सुरक्षा दे सकते हैं ना, लेकिन क्या हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं? जी बीना रमानी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, अच्छा, ये यहाँ आवाज तो आ रही थी। मैंने सवाल पूछा, आपने सवाल पूछा कि ये सिर्फ दफ्तर में हो सकता है कि जगह जगह हो सकता है, आपका सवाल ये था? जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये काली सच्चाई है कि दफ्तर में भी हम अपनी महिलाओं को सुरक्षित महफूज नहीं करवा पा रहे? हाँ जी, नहीं, बात ऐसी है कि सदियों से ये कोई मर्द और औरत का जो डोमिनेशन करते हैं मर्द, दिस इज लॉ ऑफ नेचर। जंगल में भी ऐसे होता है। गलत, बहुत अफसोस की बात है कि लोएस्ट ऑफिस में हो बॉस और एम्प्लॉय के बीच में, या हाईएस्ट ऑफिस चाहे बहुत ही खास सबसे रिच कंपनी में भी हो, बॉस और एम्प्लॉई का जो ये डोमिनेशन होता है ना कि आई एम द बॉस, यू आर द एम्प्लॉई और आई हैव पावर ओवर यू, और इसी के चलते आप फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो बनाने में नहीं, फिर हम सब दुनिया भर में होता है ये। पर दावा करते हैं। देखिए, मैं ये कहूँगी कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट हम नहीं, अब मुझे आपका सवाल पूरा समझ नहीं आया, प्लीज फिर से बोलिए। जी, मैं बरनाली से जवाब जानना चाह रही थी बीना जी। बरनाली, मैं ये कह रही थी, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है ये सिर्फ सड़कों में नहीं होता है, ये ऑफिसेज में भी बहुत प्रेवलेंट है। और ऑफिसेज में मतलब जो अभी बीना रमानी जी ने कहा है कि ये सदियों से चला आ रहा है, तो ये केसेस काफी अनरिपोर्टेड जाता है, कोई बोलना नहीं चाहता है, कोई आवाज नहीं उठाना चाहता है, बिकॉज दैट इज योर वर्क प्लेस। वहाँ पे हम ये सोच के जाते हैं कि हम सारे सिक्योर रहें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिकॉज जो बॉस होता है वो कई कबार मतलब कोई अगर एडवांस करते हैं तो लड़कियां आवाज उठानी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज एक तो सारे दफ्तर में पता चल जाता है, ऊपर से जहाँ पे आप ऐसे मतलब एलिगेशन लेके अगर आप जॉब छोड़ देते हैं और कहीं और जॉब लेते हैं तो वो भी एक टैग बन जाता है। तो इसलिए शायद हिम्मत नहीं पड़ता है, एंड इट बिकम्स अ सिचुएशन ऑफ बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाता है लड़कियों के लिए कि कोई आवाज उठा के वो पब्लिक हो जाए मतलब बातें। तो इसीलिए लड़कियों और लोकलाज की शर्म भी एक बड़ी वजह होती है कि लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती। इस तरीके के केसेस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे या फिर अदालतों तक ही पहुंचे, ऐसे आंकड़े बिल्कुल ना के बराबर है बरनाली। हाँ, बिकॉज
ये जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस होता है ये कोर्ट तक पहुंचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज ये इंडिविजुअली अगर आप लेते हैं तो आपको एक सोशल मतलब एक स्टैंडिंग है, आपको इस सोसाइटी में एक मतलब मुंह दिखाने की जो बात होती है, मतलब उनका एक डर बैठ जाता है कि अगर मैं ऐसे कोई आवाज उठाऊंगी तो ये पूरा मतलब फोर फ्रंट में मतलब पब्लिक में आ जाएगा, तो शिल बी कंडेम्ड। ये जो कंडेमनेशन की जो मतलब डर होता है, एक ये बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है लड़कियों के मन में, तो ये इसलिए आवाज उठाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अंजलि, आप एचआर से जुड़ी रही हैं कंपनीज के। सवाल ये कि विशाखा गाइडलाइंस 1997 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बना दी गई थी, क्या कंपनियां उसका पालन करती हैं? देखिए, उन्होंने जो गाइडलाइंस इशू करी हैं वो गाइडलाइंस बहुत ब्रॉड हैं। उन्होंने जो डिस्क्राइब किया है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट टू मेक देयर एम्प्लॉयज सिक्योर, बट लेकिन ये ड्यूटी होने से ही सिर्फ सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करा जा सकता है। एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टू प्रोवाइड सेफ वर्क प्लेस टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज। यहाँ पे मैं दो बात बोलना चाहूंगी कि ये सेक्सुअल हरासमेंट का जो इशू है ये सिर्फ बॉस सबॉर्डिनेट के बीच का इशू नहीं होता है, ये कोवर्कर्स के बीच में भी हो सकता है, ये यू नो वेंडर्स और एम्प्लॉय के बीच में भी हो सकता है, तो ये बहुत ब्रॉडर सर्किट है। दूसरी चीज इसमें ये है कि ये नीड नॉट बी बिटवीन द सेम जेंडर्स, डिफरेंट जेंडर्स, इट कैन ऑल्सो बी बिटवीन सेम जेंडर्स। और इसकी जो गैम्बिट है इन द कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल रिलेशनशिप, इसमें इट कैन बी समबडी जो यू नो वल्गर जोक्स क्रैक कर रहा हो, या कुछ ईमेल एक्सचेंजेस कर रहा हो जो इनअप्रोप्रिएट हैं, या किसी के पहनने ओढ़ने के तरीके पे कमेंट कर रहा हो। पर दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। तो बरनाली, अब तो इससे रिलेटेड कानून भी आ गया है, बावजूद इसके हर चीज जमीनी स्तर पर बेअसर क्यों हो जाती है? ये कानून तो मतलब विशाखा के जो केस आया था वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मतलब गाइडलाइंस दी हुई थी कि दिया हुआ है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट मतलब क्या क्या चीज सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आएगा। एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, वेदर इट्स फिजिकल और मेंटल और एक्सचेंज ऑफ एनी काइंड ऑफ मैसेजेस, या तो यू नो पोर्नोग्राफी दिखाना ऑफिस में, आई मीन एनीथिंग कैन फॉल विद इन दिस एम्बिट। इसका बहुत वाइड मतलब वो है, डिफाइन किया उसको अच्छा, हाँ बिल्कुल अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, और ये 97 का केस है। सो मतलब ये तब से चल रहा है, तो गाइडलाइंस आर देयर, द लॉ इज देयर, बट येट ये होता रहता है। मतलब वर्क प्लेस में जैसे कि बीना रमानी जी ने कहा है कि ये सिर्फ बॉस और एम्प्लॉयज के बीच में नहीं है, एंड ये मतलब को-वर्कर्स के भी बीच हो सकता है। तो ये अपने ऊपर मतलब इट शोज योर एजुकेशन लेवल। आज तक हम लोग बीना रमानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीना रमानी, जेसिका केस जो इस देश ने देखा उसे बेहद करीब से आपने देखा। अगर हम विशाखा गाइडलाइंस की बात करें तो 1997 से लेकर आज तक 15 साल हो चुके हैं। जेसिका केस की अगर हम बात करें तो 13 साल बीत चुके हैं। लेकिन क्या इस वक्त में भी समाज में कोई बदलाव नहीं आया क्या? अच्छा, ऐसी बात है। अगर अभी आप जेसिका का सवाल पूछ रहे हैं, वो मैं आपको बताऊं, आज आया था पेपर में, जो बड़ी खुशी हुई सुनकर कि विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के बारे में अपनी सरकार कुछ करने के लिए तैयार हो गई है पहली बार जी। और वो तो ठीक है, पर उसमें इतना सारा प्लान की जरूरत पड़ती है कि काफ़ी टाइम लग जाएगा। जैसे विशाखा प्लान में हुआ है, बहुत टाइम लग जाता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। पर अब ये जो वापस इसी किस्से पे जा रहे हैं जो ऑफिस और एम्प्लॉई का होता है, उसका एक डेफिनेटली एडवांसमेंट हम कर सकते हैं आप अपने न्यू सिविलाइज्ड वर्ल्ड में, कि जब लड़की या लड़का जो आते हैं न्यू एम्प्लॉयमेंट के लिए कंपनी में, और जैसे अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उसी कॉन्ट्रैक्ट में हर कंपनी के बॉस को एक कानून के हिसाब से इस फॉर्म साइन करना चाहिए कि आपके अब ये रूल्स हैं, आपको ये काम करना पड़ेगा, ऐसी तनख्वाह मिलेगी, ऐसे ली। और उसके साथ में अगर कोई भी किस्म की हैरेसमेंट हुई या तकलीफ हुई इस कंपनी में, और ख़ास करके अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई, तो उसका आपको फुल सुरक्षा मिलेगा जी। और आप इस डिपार्टमेंट को अपनी कंप्लेंट उसी वक्त कर दें, और हम आपकी
प्रोटेक्शन दे बिल्कुल, दिया कदम करेंगे। बहुत से उठाए जाने की जरूरत है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि ये जो घटना इस वक्त सामने आई है, इसमें जो पीड़ित लड़की है वो आरोपी जो है उसकी बेटी की उम्र की है, बेटी की दोस्त थी उसकी, बावजूद इसके उस पर ये यौन शोषण करने की कोशिश। ऐसे में सवाल ये कि क्या समाज की जो गंदी सोच है वो भी एक तरीके से झलक रही है इस पूरी घटना से, और कैसे बदली जाए समाज की ये सोच? इन तमाम सवालों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए